चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसकी कहानी धोखे से शुरू हुई, लेकिन अपनी कला और संस्कृति के लिए वो हमेशा के लिए याद रखा गया। आज हम शुंग राजवंश के नाटकीय उत्थान और पतन की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार सामने आता है। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा ताकतवर साम्राज्य बिखर जाता है तो क्या होता है? पीछे रह जाता है एक खालीपन, एक शून्य, जो अक्सर अफरा तफरी, नए मौकों और नई ताकतों के जन्म की वजह बनता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। समय है करीब 200 ईसा पूर्व का, जब भारत का विशाल मौर्य साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। एक महान युग का अंत हो रहा था और एक नया अनिश्चित दौर दस्तक दे रहा था। मौर्य साम्राज्य के बिखरने से जो खालीपन आया था ना, उसने पूरे भारत को जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसी दौर में पूर्वी और मध्य भारत में शुंग, कण्व और सातवाहन जैसी नई ताकतें उभरकर सामने आईं और उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। और हाँ, इसी उथल पुथल और अफरा तफरी के बीच जन्म हुआ एक नए राजवंश का, जिसकी नींव एक बहुत ही क्रूर और नाटकीय घटना पर रखी गई थी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पुष्यमित्र शुंग। वो कोई शहजादा नहीं था, बल्कि मौर्य सेना का एक बहुत ताकतवर सेनापति था जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। ये बात गांठ बांधने वाली है कि शुंग राजवंश की नींव वफादारी पर नहीं बल्कि धोखे पर रखी गई थी। पुष्यमित्र ने अपने ही राजा को मारकर सिंहासन हथिया लिया, एक ऐसा साहसी और बेरहम कदम जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी साफ साफ दिखाती है। ये राजवंश करीब 109 साल तक चला। मतलब कहानी जहां से शुरू हुई ठीक वहीं आकर खत्म हुई। एक हत्या से शुरुआत और एक हत्या पर ही अंत। तो अब देखते हैं कि इस राजवंश के बड़े बड़े राजा कौन थे और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुष्यमित्र सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था। उसने खुद को एक मजबूत शासक साबित किया। उसने विदेशी हमलावरों से अपने साम्राज्य को बचाया। अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठान किए। और हाँ, उसके दरबार में पतंजलि जैसे महान विद्वान भी थे। पुष्यमित्र के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा अग्निमित्र, और वो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि एक रोमांटिक हीरो भी था, जिसे महान नाटककार कालिदास ने अपने मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम का हीरो बनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अग्निमित्र के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। वसुमित्र और भागवत जैसे राजाओं ने गद्दी संभाली। उन्होंने राजवंश को कुछ वक्त के लिए स्थिरता दी, जिससे कला और संस्कृति को आगे बढ़ने का मौका मिला। पर देखिए, शुंगों की कहानी सिर्फ लड़ाई झगड़े और सियासत तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत तो उनकी सांस्कृतिक और कलात्मक कामयाबियों में छिपी है। असल में शुंग काल में एक जबरदस्त कल्चरल रिवाइवल हुआ था। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि कला और धर्म को भी एक नई दिशा दी। इस दौर की सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्राह्मणवाद, यानी जो वैदिक रीति रिवाज थे, वो फिर से लौट आए। साथ ही भागवत धर्म का भी महत्व बढ़ा, जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया गया। और अपनी सीमाओं को विदेशी हमलों से बचाकर उन्होंने इस कल्चरल डेवलपमेंट के लिए एक सुरक्षित माहौल भी बनाया। और आर्ट और आर्किटेक्चर शुंगों के दौर में तो कमाल ही हो गया। टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियों से लेके पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियों तक, और भरहूत और सांची के मशहूर स्तूपों जैसे शानदार नमूने, उनकी ये कलात्मक विरासत आज भी हमारे सामने है। और अब कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जिस तरह इस राजवंश का जन्म धोखे से हुआ था, इसका अंत भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था, उसका नाम था देवभूति। वो अपने परदादा पुष्यमित्र से बिल्कुल उल्टा था, एक कमजोर और ऐशो आराम में डूबा हुआ राजा जो अपना साम्राज्य संभाल ही नहीं पाया। ये तुलना देखिए, कहानी का पूरा सार इसमें छिपा है। एक तरफ एक ताकतवर और महत्वाकांक्षी संस्थापक, और दूसरी तरफ एक कमजोर वारिस जो सब कुछ गवा बैठता है। और आखिरकार इतिहास ने खुद को दोहराया। 75 ईसा पूर्व में देवभूति के अपने ही मंत्री वासुदेव कण्व ने उसे मार डाला और एक नए राजवंश की नींव रखी। शुंग राजवंश का अंत ठीक उसी तरह हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, एक धोखे से। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि शुंग राजवंश की असली विरासत क्या है? क्या उन्हें सत्ता के भूखे धोखेबाजों की तरह याद किया जाए, या फिर कला और संस्कृति के उन महान संरक्षकों की तरह जिन्होंने भारत की विरासत को और भी अमीर बनाया? शायद असली कहानी इन दोनों के बीच ही कहीं छिपी है।